हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तब्बू का फैसपर के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर काई मास्टर जेन से कहते हैं लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास एक लड़का है, उनका बटलर, जिसका नाम जू फैन है। उसने मेरे बेटे पर कोई ऐसी टेक्निक यूज की थी जिसकी वजह से मेरा बेटा अभी भी तकलीफ में है। अगर मैंने उसके साथ कुछ पंगा लिया तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा। मास्टर जेन उसे कहते हैं मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ बहाना बना रहे हो। मास्टर काई कहते हैं लेकिन सन के डैड भी तो यहीं पर है, मिस सन के डैड क्यों नहीं करते। उनकी बेटी ने ये सब कुछ मसला क्रिएट किया है और सन फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। वो इस असाइनमेंट को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। मिस सन के डैड चिल्लाते हुए उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम हो तो ये करना नहीं चाहते और सारा मलबा मेरे ऊपर थोप रहे हो, मैं ये नहीं करूंगा। मास्टर जेन भी चिल्लाकर उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों तो बिल्कुल बेकार हो, रहने दो, तुम दोनों से ये ना हो पाएगा। मेरी नजर में एक और बंदा है, मैं उससे कहता हूँ वो ये काम जरूर कर देगा। और साथ ही वो मास्टर काई से कहते हैं क्या तुमने वो चीज तैयार कर ली जो मैंने तुम्हें तैयार करने का कहा था। मास्टर काई कहते हैं जी मास्टर, मैंने वो तैयार कर लिया है। मास्टर काई अपने पास से एक बुक निकालते हैं और कहते हैं ये हमारी स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स की बुक है। मास्टर जेन उससे वो बुक ले लेते हैं और साथ ही उसे एक और बुक देते हुए कहते हैं इसके अंदर मीडियम लेवल की मार्शल आर्ट्स लिखी हुई है, तुम जो लो लेवल की मार्शल आर्ट्स करते हो उससे तो काफी बेहतर है, तुम इन्हें यूज कर सकते हो। मास्टर काई इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि जू फैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है एक लो लेवल स्पिरिचुअल बुक के बदले में इसे एक मीडियम लेवल की स्पिरिचुअल बुक दी गई है। मास्टर जेन इस लो लेवल की बुक का क्या करेंगे। मास्टर काई मास्टर जेन से पूछने हैं क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि वो बंदा कौन है जिससे आप हेल्प लेने वाले हैं ये सारा काम करने के लिए। मास्टर जेन कहती हैं क्योंकि तुम ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा डर रहे हो, ना ही तुम और ना ही सन फैमिली वाले, तो मैंने एक बंदे को तलाश किया है जो कि हमारी योमिंग वैली से ही है। मिस सन के डैड मास्टर जेन से कहते हैं लेकिन अगर वो बंदा योमिंग वैली से है तो इसका मतलब तो फिर से डायरेक्ट अटैक करना हो गया, इससे तो दोनों में जंग छिड़ जाएगी। मास्टर जेन उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो बंदा है तो हमारी योमिंग वैली से लेकिन किसी को भी नहीं पता, वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह है और वो इस वक्त माउंटेन ऑफ द ब्लैक विंड पर है। ये बात सुनकर जू फैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन उसी वक्त मास्टर काई को पता चल जाता है कि जहाँ पर कोई है जो उनकी बातें सुन रहा है। मास्टर जेन जल्दी से ऊपर की तरफ अटैक करते हैं और कहते हैं कौन है वहाँ पर, कौन हमारी बातें सुन रहा है। जू फैन जल्दी से अपने ब्लड बेबी को वहाँ से निकालता है लेकिन मास्टर जेन उड़ते हुए उसके पीछे आते हैं। जू फैन का ब्लड बेबी पीछे की तरफ देखता है। जू फैन कहता है ये मास्टर तो बहुत ज्यादा फास्ट है, जबकि बाकी के गार्ड्स भी देख लेते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है, क्योंकि उन लोगों ने पहले कभी ब्लड बेबी नहीं देखा। वो ब्लडी बेबी जल्दी से गार्ड की बॉडी के अंदर जाता है जहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। मास्टर जेन और मास्टर काई भी वहीं पर आ जाते हैं। मास्टर काई मास्टर जेन से पूछते हैं क्या आपको पता है कि ये किस किस्म का क्रिएचर था जो हम पर नजर रख रहा था। मास्टर जेन कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज थी, मुझे लगता है कि ये किसी डेवल कल्टीवेटर की कोई स्किल था। नेक्स्ट सीन होटल का दिखाया जाता है जहाँ पर जू फैन बैठा कल्टीवेट कर रहा है। वो ब्लडी बेबी सीधा वहीं पर वापस आ जाता है और जू फैन की बॉडी में चला जाता है। जू फैन कहता है चलो शुक्र है मेरा ब्लडी बेबी वापस आ गया, वरना मास्टर जेन ने तो इसे मार ही डाला था। जू फैन कहता है अब क्योंकि ब्लडी बेबी को मैंने क्रिएट किया है और ये इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है, यानी बिल्कुल मेरे दिल की तरह काम करता है और बाहर जो था वो इसका क्लोन था। अगर इसके क्लोन को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो यानी कि मैं भी साथ ही मर जाऊंगा अगर मेरा ब्लडी बेबी मरता है। जू फैन कहता है अब जबकि ब्लडी बेबी वापस आ चुका है चलो इससे जितनी भी पावर मिली है उस सब को कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ। साथ ही जू फैन कहता है अब कुछ अरसे के लिए योमिंग वैली और कियानलॉन्ग के दरमियान फाइट नहीं होगी, लेकिन बहुत ही जल्दी कोई आने वाला है माउंटेन ऑफ द ब्लैक विंड से, तब मेरी लू फैमिली बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए मुझे जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसे ब्लडी बेबी से जितनी ज्यादा की पावर मिली होती है वो सारी एनर्जी से एक ब्लैक एनर्जी बॉल बनाता है और उस सबको कंप्रेस करते हुए अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जू फैन कहता है इस ब्लडी बेबी ने जितनी भी की पावर मुझे दी है उससे मेरी स्ट्रेंथ डबल हो गई है, अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। अब माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड से जो आने वाला है वो यहाँ पर आकर सिर्फ मरने वाला है और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के साथ मिस जिया खड़ी होती है। दरवाजा खुलने के साथ ही वो नीचे गिर जाती है क्योंकि वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर सो रही थी। जू फैन उसे कहता है मिस जिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर ये मिस जिया नहीं होती, कोई दुश्मन होता तो दरवाजा खोलते साथ ही उसने मुझे मार देना था, मैं तो बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ। मिस जिया शर्माते हुए उससे कहती है तुम्हारे जख्म क्योंकि काफी ज्यादा गहरे थे इसलिए मैं यहीं पर रुकी हुई थी, मैं सारी रात यहीं पर इंतजार कर रही थी कि कहीं तुम्हारे जख्म बढ़ न जाए। साथ ही वो उसे कहती है अब जबकि मैंने देख लिया तुम बिल्कुल ठीक हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वो चली जाती है। जू फैन उसे कहता है जरा रुको एक मिनट, तुमने कहा कि तुम सारी रात यहीं पर रुकी हुई थी, क्या वाकई में तुम पूरी रात यहीं पर थी। मिस जिया वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। उस वक्त टोंगलिंग आगे बढ़ता है और जू फैन से कहता है चलो शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे जख्म इतने ज्यादा गहरे थे कि हमें लगा शायद तुम मरने वाले हो, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और मिस जिया तो इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो सारी रात यहीं पर रुकी रही और कहा कि वो तुम्हें गार्ड करेंगी। फिर वो सामने की तरफ देखता और कहता है वैसे मिस जिया कहाँ पर है, वो तो अभी यहीं पर थी। जू फैन कहता है वो तो चली गई है, और साथ ही जू फैन हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराता है उसका हार्ट मैजिक फिर से एक्टिवेट हो जाता है।
साथ ही उसका चेहरा भी ब्लश कर रहा होता है। मैं एक डीमन मैजिक एम्परर हूँ, मैं इस तरह के कर्ज से कैसे मुतासिर हो सकता हूँ? एक लड़की के ट्रीटमेंट की वजह से इस तरह मेरे साथ कैसे हो सकता है? मैं अपने आप को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जाता हूँ, ये हार्ड मैजिक भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जू फैन संभलने के बाद टोंगलिंग से कहता है, मेरे साथ चलो, हम दोनों qianlong पवेलियन जा रहे हैं। टोंगलिंग उसे कहता है, लेकिन यंग मिस और मास्टर वो यहीं पर है, क्या उन्हें भी साथ लेना है? जू फैन कहता है, नहीं, उन्हें यहीं पर रहने दो। कल के वाकये के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी जल्दी यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाला है। सब लोग डर चुके हैं, क्योंकि अब 7 फैमिलीज के अलावा और कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो कि हमसे पंगा लेना चाहेगी। टोंगलिंग जू फैन की बैक पर एक शाबाशी वाला थप्पड़ मारते हुए कहता है, देखो आजकल तुम कितने ज्यादा समझदार मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो। तुमने पूरी लू फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा ली है, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है इससे पहले तुम इतने ज्यादा समझदार नहीं हुआ करते थे। तुम तो सिर्फ हमारे बैकयार्ड में सफाई किया करते थे। फिर वो दोनों qianlong पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। गेट पर जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं वो उनसे कहते हैं, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाएं। वो उन्हें कहता है, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर रोकने नहीं वाले? कुछ दिन पहले तक तो तुम लोग मुझे जानते भी नहीं थे। एक गार्ड उसे कहता है, इसी वजह से, क्योंकि हम लोग आपको जानते नहीं थे। आप तो वाकई में एक बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर हैं, क्योंकि आप एक वीआईपी गेस्ट हैं, इसलिए हम आपको कैसे रोक सकते हैं? आप अंदर जा सकते हैं। जैसे वो दोनों अंदर जाते हैं, सामने लॉन्गनुई खड़ी होती है। वो उसको देखते हैं, लॉन्गनुई उनको देखती है, लेकिन साथ में पीछे की तरफ पलट जाती है। टोंगलिंग जू फैन से कहता है, अब इसको क्या हुआ? हमने तो इसे कुछ भी नहीं कहा। जू फैन लॉन्गनुई से कहता है, मिस लॉन्गनुई, क्या qianlong पवेलियन वाले अपने गेस्ट को इस तरह ट्रीट करते हैं? लॉन्गनुई उसे कहती है, तुम लोग यहाँ पर गेस्ट नहीं हो, और साथ ही वो उस पर गुस्सा हो जाती है। जू फैन उसे कहता है, मिस लॉन्गनुई, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम इस तरह बात बात पर गुस्सा नहीं हो सकती। बिजनेस में हमें बहस करनी पड़ती है और बहुत सारी चालें भी चलनी पड़ती हैं। अगर तुम बात बात पर गुस्सा होती रहोगी तो तुम आगे नहीं बढ़ सकती। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा कजन है लॉन्ग जी, वो बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि कल जब मैंने वहाँ पर यूक्वान को मारा था तो वो वहीं मेरे सामने खड़ा था। उसने वहाँ पर एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि ये सारा मेरा प्लान है और वो इस प्लान में फंस चुका है, और अगर वो वहाँ पर कुछ बोलेगा तो और ज्यादा मसला बिगड़ेगा। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट और समझदार है। बिजनेस में कभी भी अपने इमोशंस और इफेक्शंस को सामने मत रखो, सिर्फ अपने फायदे को सामने रखना चाहिए। अब चलो ये सारी पर्सनल बातें फिर कभी कर लेंगे। मैं यहाँ पर बिजनेस के हवाले से आया हूँ, हम लोग बिजनेस करेंगे। चलो फिर बिजनेस की बात करते हैं। अंकल जियो भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, जू फैन तुम फाइनली यहाँ पर वापस आ ही गए, चलो फिर बात करते हैं तुमने जो कुछ भी हमारे साथ किया है। जबकि लॉन्ग जी भी उनके साथ ही होता है। लॉन्ग जी जू फैन की तरफ देखता है और कहता है, कल जो बहुत ज्यादा जख्मी था, इतना कि ये चल भी नहीं सकता था, लेकिन अभी देखो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है और इसके जख्म भी बढ़ चुके हैं। जू फैन मास्टर जियो से कहता है, मास्टर जियो, लॉन्गनुई को भी मेरे साथ बिजनेस करने दे, क्या आप यंग जनरेशन को मौका नहीं देने वाले? मास्टर जियो हंसते हुए कहते हैं, नहीं, कल तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया था। अगर तुम इसके साथ कोई बिजनेस डील करोगे तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ बना सकते हो। मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ, चलो आओ। अब मुझे पता है कि तुम्हारे पास फिर से एक प्लान है और तुम अपने उसी प्लान को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हो। मैं फिर से तुम्हारे यहाँ तो बेवकूफ नहीं बनने वाला, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तो ये बूढ़ा तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। जू फैन हंसते हुए कहता है, अंकल जियो, आप तो बहुत ज्यादा महान हैं, मैं आपके साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? आप वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। मास्टर जियो चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी करो और बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए, फिर से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जू फैन मास्टर जियो से कहता है, मैं अपनी लू फैमिली के लिए एक नया घर ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मुझे कोई घर रिकमेंड कर सकते हैं कि हम कौन सी जगह पर रह सकते हैं? मास्टर जियो से कहते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा? जू फैन कहता है, क्योंकि आपने हमारा कर्जा अदा करना है, और दूसरी बात, आप लोग हम पर नजर भी रख सकते हैं कि हम लोग आज के बाद क्या करने वाले हैं। मास्टर जियोस के पास उनका हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है ये लड़का दिमाग पढ़ सकता है। अभी मैं कल ही सोच रहा था कि हमें लू फैमिली पर नजर रखने के लिए उन्हें अपने पास ही रखना होगा, ताकि वो योमिंग वैली वालों के साथ न मिल जाएं, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर जियो कहते हैं, हालांकि मैं काफी ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन इस लड़के ने तो मुझे अपने हाथों पर नचा दिया है। पता नहीं इस बार इसका प्लान क्या है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ ही जू फैन मास्टर जियो से कहता है, मेरे पास एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ। लॉन्गनुई से कहती है, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे qianlong पवेलियन के काम आ सकती है? जू फैन कहता है, मुझे पता है कि आप 7 एम्पायर्स फैमिलीज में काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है और आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा तगड़े हैं और आपको इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। मास्टर जियो से कहते हैं, पहले मुझे सुनने दो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। जू फैन कहता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि यूमिंग वैली वाले बहुत ही जल्दी तुम लोगों पर अटैक करने वाले हैं? वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पर अटैक नहीं कर सकते। लॉन्ग जी कहता है, मैंने उन पर नजर रखी हुई है, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं प्लान कर रहे। लॉन्ग नहीं उनसे कहती है, मुझे लगता है कि ये फिर से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। लॉन्ग जी उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? जू फैन कहता है, नहीं, मेरे पास सबूत नहीं है। जू फैन कहता है,
मुझे बस इतना पता है कि मैंने जिस बंदे को वहाँ पर देखा है वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है और साथ ही मास्टर काई भी उसे अपना मास्टर कह रहे थे और उसका नाम मास्टर जेन था। ये नाम सुनते ही मास्टर ज्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि अपनी फुल पावर को रिलीज कर देते हैं। जू फैन पीछे की तरफ धकेला जाता है। जू फैन कहता है इसका किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा है। मास्टर ज्यू से पूछता है मास्टर जेन के साथ आपका क्या ताल्लुक है। लॉन्ग ज्यू से कहता है ये दोनों आपस में दुश्मन है। मास्टर ज्यू की एक आंख उसी ने निकाली थी, इसलिए उसका नाम सुनकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 8 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।